हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो टॉपिक है ना उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि डिलीवरी रूम के अंदर की सीक्रेट बातें मतलब डिलीवरी रूम के अंदर क्या-क्या होता है, वहाँ कितने लोग होते हैं। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से हुई। मेरी जो डिलीवरी हुई थी, मेरी 2 बार डिलीवरी हो चुकी है। आपको पता है कि मेरा एक 2.5 साल का बेटा है और मेरा एक 8 महीने का बेटा है। तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो 2 अलग-अलग हॉस्पिटल्स में हुई थी। तो उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगी। जनरल डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस होता है वो सेम ही होता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ। बट मैं आपको मिक्स करके बताऊँगी कि जनरल केसेस में क्या होता है, ताकि आप जो जो न्यू मॉम्स हैं वो प्रिपेयर्ड हों। आई नो न्यू मॉम्स को बड़ी क्यूरोसिटी होती है, बहुत डर भी होता है कि डिलीवरी रूम में जाने के बाद क्या होगा? मेरे को भी फर्स्ट टाइम बहुत डर लगा था। ये लगा था कि पता नहीं वहाँ कैसा रहेगा, वहाँ से हम लोग वापस आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। बट कुछ नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कोई पेन नहीं होता उस टाइम पे तो। हाँ, बाद में पेन वगैरह होते हैं, वो आपको मेरी दूसरी वीडियोज़ में दिख जाएँगे कि इतना पेनफुल होता है बाद में। बट आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सिर्फ़ ऑपरेशन थिएटर से, डिलीवरी रूम से रिलेटेड ही होंगी। तो मेरी जो रीसेंट डिलीवरी हुई थी वो 30th अक्टूबर 2025 को हुई थी। तो 27 को मैं डॉक्टर के पास गई थी। अपना स्कैन कराने के लिए, तो उन्होंने डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब हमें इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी, इमीडिएट सी सेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि अब जो तुम्हारा जो जो निशान है या जो कट लगा था पहले जो जिसको स्कार बोलते हैं, वो अब आपकी बेबी को और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके पास सिर्फ 2 दिन है, आप 2 दिन के बाद 30th को यहाँ आकर के अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के आ जाना। 30th अक्टूबर को हमें सुबह 6 बजे बुलाया गया था, बट हम साढ़े 6 बजे तक पहुँच गए थे। मेरे घर के बिल्कुल साथ में ही है हॉस्पिटल जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी। तो जाते ही मतलब फट से हमें रूम दे दिया गया। तो रूम देने के बाद ना सारी चीज़ें बहुत फटाफट होती हैं। वहाँ पे एक नर्स आ जाएगी, आपको गाउन दे जाएगी, दूसरी नर्स आ जाएँगी, वो आपको ड्रिप चढ़ा जाएँगी, मतलब वो भी आपको बोलते हैं कि फटाफट, फटाफट करो क्योंकि इन सब प्रोसेस को करने में, डिलीवरी रूम तक पहुँचने में आपको 2 ढाई घंटे का टाइम लग जाता है। तो एक नर्स आई, उन्होंने गाउन हैंडओवर किया और बोला कि आप ये चेंज कर लो। आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको कुछ भी नहीं पहनना होता है उस गाउन के नीचे। कभी आपको लगे कि हाँ, ठीक है ब्रा या पैंटी पहन लेते हैं, तो वो सब चीज़ें अलाउड नहीं होती, आपको सब कुछ उतारना पड़ता है। तो बस आपको उस गाउन में ही रहना पड़ता है। प्लस उन्होंने बोला आपकी बॉडी पे जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, मैं इयररिंग्स वगैरह उतार के गई थी क्योंकि मुझे पता ही था कि हाँ, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती, बट मेरा ये एक ब्रेसलेट था, ये उतरता ही नहीं है कभी। तो ये नहीं उतर रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं उनसे स्पेशल परमिशन ले लूँगी कि इसको नहीं उतर रहा तो आप तोड़ तो सकते नहीं हैं। तो उन नर्सेज़ ने ये बहुत ट्राई किया कि ये उतर जाए, बट उनसे भी नहीं उतरा। तो फिर फाइनली उन्होंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको टेपिंग कर दो। तो उन्होंने मास्किंग कर दी थी, इसकी टेप कर दिया था इसको। तो आप सारे ऑर्नामेंट्स उतार के जाना, एक तो वहाँ पे आप उतारोगे, फिर आपको रखने का भी प्रॉब्लम होगा कि कहाँ रखना है, सेफ्टी रखना पड़ता है। तो कुछ भी ऑर्नामेंट्स पहन के नहीं जाना। दूसरी चीज़ जो आपको कोई बताता है कि नहीं बताता, तो बस मैं आपको शेयर करूँगी कि जो आपका प्राइवेट पार्ट है, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप शेव करके जाना, अगर नहीं होता है तो वहाँ पे नर्सेज़ कर देती हैं। तो वो आप देख लोगे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो मुझे पता है कि वो नहीं पॉसिबल होता है क्लीन करना। आप कर सकते हो खुद से तो ठीक है, नहीं तो आपका वो हॉस्पिटल में क्लीन कर देते हैं। तो ये चीज़ थी जो आपको बताना चाहती थी, कहीं आपको वहाँ पे एम्बैरेसमेंट हो या थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगे, तो ये चीज़ वहाँ पे होती ही होती है, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। फिर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो एक मशीन दे दी जाती है और आपको एक क्लिकर दे दिया जाता है, उस मशीन से अटैच होता है वो क्लिकर। आपको बोला जाता है कि जितनी बार भी आपको बेबी की मूवमेंट अंदर मूवमेंट जैसी भी लगे कि बेबी हिल रहा है, लात मार रहा है, हाथ मार रहा है, जो भी है, तो आपको वो क्लिक करना है। तो वो क्लिकर वो शायद 15 मिनट के लिए ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर ये सब चीज़ें जब हो गई थी, तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आ गए होंगे, तो फिर मुझे ले जाने की तैयारी की गई डिलीवरी रूम में। अब डिलीवरी रूम में सीधा नहीं लेके जाया जाता। डिलीवरी रूम से पहले एक रिकवरी रूम होता है, जिसमें डिलीवरी होने से पहले और डिलीवरी होने के बाद आपको भेजा जाता है। तो पहले मुझे रिकवरी रूम में लेके गए। उस रूम में क्या होता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, जो सीनियर होते होंगे, वो सारे आके आपसे बात करते हैं। जैसे कि मेरे केस में एनेस्थीसिया डॉक्टर आके पूछा था कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कोई शुगर तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, फलाना-ढिमकाना। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आपसे करते हैं। जो भी आपकी कंडीशन होती है, हेल्थ कंडीशन, वो आप उनको बताओ। जैसे मेरे एनेस्थीसिया डॉक्टर ने मेरे से कुछ क्वेश्चन किए कि इतनी सर्जरीज़ हुई हैं लाइफ में, तो मेरा एक सिस्ट था मेरे फर्स्ट डिलीवरी से भी पहले का, तो वो मैंने उनको बताया कि मेरी वो सिस्ट की सर्जरी हुई है जो कि लेज़र से हुई थी। उसके बाद मेरा सी सेक्शन हुआ था फर्स्ट वाले बेबी का, एंड देन उसके बाद भी जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, उसके 3-4 दिन बाद भी मुझे किसी और दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ गया क्योंकि मुझे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। वो क्या था, वाटर रिटेंशन था मेरी बॉडी में, जो कि डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी लोगों को हो जाता है, जिसके कारण मुझे साँस नहीं आ रही थी। ये डिलीवरी के 3-4 दिन बाद की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब मैं हॉस्पिटल से निकल के आ गई थी और घर में मेरा फर्स्ट या सेकंड डे था।
तो तब की बात बता रही हूँ कि फिर मेरे को एक हॉस्पिटल में लेके गए जो कि ब्रीदिंग स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था, क्योंकि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी पूरी रात। तो वहाँ पे मैं 4-5 दिन एडमिट रही थी। उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कर दिए, तो पता चला कि लंग्स में पानी चला गया है, पूरी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो चुका है। तो फिर उन्होंने मेरे से वो फाइल भी माँगी, जो कि उस हॉस्पिटल की फाइल थी, ताकि वो मतलब वो चेक करना चाह रहे थे कि क्या डायग्नोज़ हुआ था उस टाइम पे, क्या प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने किस चीज़ का ट्रीटमेंट दिया था, उन्होंने भी अपने टेस्ट किए थे। तो वो सारी फाइल में उन्होंने जो भी चेक करना था वो सब चेक कर लिया उन्होंने। ये अच्छा था कि मैं बिल्कुल पास में थी, मैं फाइल्स लेके नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था कि फाइल्स चाहिए होंगी। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हुआ है कि कोई सर्जरी हुई है, लेज़र हुआ है, लेज़र मतलब कोई कोई सर्जरी हुई है लेज़र से, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। उस रिकवरी रूम में भी मुझे आधा घंटा के पास आस-पास रखा गया था। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि आपको डॉक्टर्स बोलते हैं, जैसे मेरा 10 बजे का टाइम था, आपको डॉक्टर्स बोलेंगे कि पूरी रात आपने ना कुछ खाना है, ना पीना है। तो आपको पानी भी नहीं पीना होता, कुछ खाना तो दूर की बात है। तो आप उनकी इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करना। अगर डॉक्टर ने नहीं भी बताया तो आप इस चीज़ से स्पेशली पूछ लेना कि आपको कुछ रात में खाना है कि नहीं खाना है। तो मतलब जैसे भी आपने डिनर किया हो एक रात पहले, जैसे आप 8, 9, 10 बजे जो भी डिनर करते हो, उसके बाद कोई खाना-पानी नहीं करना। उसके बाद सीधा आपका जो भी होगा वो प्रोसीजर जब हो जाएगा, आपकी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद ही होगा। फिर मतलब उस रिकवरी रूम में मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। उसके बाद वो मुझे लेकर के गए मेन ऑपरेशन थिएटर में। अब ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले क्या होता है कि आपको लिटा दिया जाता है, एक पतला सा स्ट्रेचर होता है, उसमें आपके हाथ इस तरीके से बाँध दिए जाते हैं, मतलब इधर-उधर लेफ्ट राइट करके। और एनेस्थीसिया जो स्पेशलिस्ट हैं, सबसे पहले उनका काम शुरू होता है, वो डॉक्टर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं कि कितनी देर पहले देना है। और ऑपरेशन थिएटर में ना बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब आपको शायद 10, 11, 12 लोग तो दिख ही जाएँगे। सब अपने काम पे लगे होते हैं। फिर एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया में इतना बड़ा इंजेक्शन होता है, बहुत बड़ी सुई होती है, तो उससे डरना मत। उस मतलब इंजेक्शन में जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द होता है, एक इंजेक्शन लगने में जो दर्द होता है। तो वो उन्होंने मेरे को एक एक इंजेक्शन दिया। अब बहुत सारे केसेज़ में दूसरा इंजेक्शन भी देते हैं। मेरे जो फर्स्ट जो सर्जरी हुई थी उसमें मुझे सिर्फ़ एक ही इंजेक्शन दिया था एनेस्थीसिया का। बट अभी मेरा जो सेकंड सी सेक्शन हुआ है उसमें उसमें उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दिए। अब वो मुझे रीज़न पता नहीं है, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि आपको 1 इंजेक्शन भी लग सकता है और आपको 2 इंजेक्शन भी लग सकते हैं। इंजेक्शन लगने के विदिन फ्यू सेकंड्स आपकी बॉडी सुन्न होनी शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी सुन्नी होती है। मतलब एक कर्टन लगा होता है, उसके पीछे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर खड़े होते हैं और एक आधा हेल्पर भी खड़े होते हैं, हेल्पर डॉक्टर जो होते हैं वो भी खड़े होते हैं। और इस वाली साइड जो सर्जरी कर रहे थे वो डॉक्टर होते हैं, जो हैंडओवर करने वाले जो असिस्टेंट्स होते हैं, नर्सेज़ होती हैं, वो सब लोग इधर वाली साइड पे, आपकी टाँगों वाली साइड पे खड़े होते हैं। ऊपर वाली बॉडी वैसी ही रहती है, आपको सब सुनाई दे रहा है, आपको सब दिखाई दे रहा है, आप हिला पा रहे हो। बट लोअर बॉडी जो है, एनेस्थीसिया जहाँ पे लगा है उससे नीचे आपकी कमर में दिया जाता है, कमर की जो रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, इसमें दिया जाता है। उससे नीचे आपका सुन्न होना शुरू हो जाता है। मतलब विदिन आई थिंक 1 मिनट के अंदर-अंदर आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है। वो आपको बोलेंगे अपने पैर ऊपर करो, नीचे करो, ताकि वो पता लगा सकें कि हाँ, एनेस्थीसिया का असर हुआ है कि नहीं हुआ। और 1-2 मिनट में आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है। आपकी टमी के नीचे कट होता है। पहले तो ऐसे कट लगते थे, वर्टिकल कट लगते थे, आजकल हॉरिज़ॉन्टल कट लगते हैं। तो मेरा जो कट था वो पहले वाले कट पे ही उन्होंने दूसरा कट भी लगाया। तो कट लगाया तो मुझे पता चल गया कि हाँ, कट लग चुका है। और आपको पता चलता है कि एक लेयर कट गई है, दूसरी लेयर कट गई है, तीसरी लेयर कट गई है। लेयर पे लेयर कट रही है, वो आपको पता चल रहा होता है। मेरी जो पिछली डिलीवरी हुई थी ना आज से 2 साल पहले, उसमें फटाक से कट लगाया और बेबी को एकदम से निकाल दिया गया था। बट इस बारी जो डिलीवरी हुई थी उसमें बेबी को आने में थोड़ा टाइम लगा था, कट लगा दिया। अब हो सकता है कि बेबी का सर ऊपर हो, तो उस केस में क्या हो रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था। मतलब जो पीछे एक डॉक्टर खड़े थे, असिस्टेंट डॉक्टर, वो मेरी चेस्ट से ना नीचे पुश कर रहे थे बेबी को। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बेबी अभी ऊपर है, नीचे नहीं आया। वैसे भी 1 महीना पहले डिलीवरी हुई थी, तो उस पोज़ीशन में नहीं आया। और पिछली मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो बिल्कुल ऑन टाइम हुई थी। तो उससे मुझे लग रहा था कि अभी बेबी ऊपर ही है, अभी नीचे नहीं आया, तो इसलिए डॉक्टर को थोड़ा टाइम लग रहा था। तो काफ़ी देर लगी। मतलब जो पीछे डॉक्टर थे वो भी बोल रहे थे पुश करो। सीनियर डॉक्टर जो थी वो भी बोल रही थी पुश करो। मतलब मैंने तो कुछ नहीं करना था, बट जो दूसरे डॉक्टर थे उनको बोल रहे थे कि नीचे की साइड बेबी को पुश करो। तो बेबी पुश कर रहे थे, उनको शायद से 3-4 मिनट कुछ लगे होंगे, 5-7 मिनट लगे होंगे। एंड डॉक्टर ने ये भी बोला ओह शिट! उस टाइम पे एक्चुअली मुझे बहुत डर भी लग गया था कि क्या ऐसा हो गया जो उन्होंने ओह शिट बोला। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ होगा। मैंने डॉक्टर से पूछा भी था कि आपने ओह शिट बोला था तो क्या हो गया था? तो डॉक्टर वाज़ लाइक कि हाँ, ठीक है, वो हमने सँभाल लिया था सब कुछ। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। और विदिन 5-7 मिनट्स उन्होंने बेबी को पुश करके निकाल लिया। जैसे ही डॉक्टर ने बेबी को बाहर निकाला, तो डॉक्टर ने टाइम बोला 10:51। शायद से वो जितने भी लोग होते हैं या जिनको रिकॉर्ड करना होता है वो रिकॉर्ड करते हैं उसमें फ़ाइल में, या जिसमें भी रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डिंग में। तो उसमें टाइम आ गया 10:51। मेरे को सुनाई दे गया कि हाँ 10:51 पे हुआ है बेबी। और बस वो आपस में बात कर रहे थे कि हाँ बॉय हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। तो मैंने सुन लिया था कि बेबी बॉय हुआ है।
जैसे ही निकाला बेबी को, वो इमीडिएटली रोने भी लग गया था, तो मुझे आवाज़ें तो आ गई थी कि हाँ, बेबी ने रोना शुरू कर दिया है। फिर उन्होंने बेबी को मेरे पास लेकर के आए, उन्होंने मेरी चेस्ट पे बेबी को रखा और मैंने बेबी को अच्छे से देखा, बेबी वाज़ क्राइंग। ये सब चीज़ें हो रही थी। इतनी देर में जो सीनियर डॉक्टर है वो अपना काम शुरू करते हैं, मतलब स्टिचिंग स्टिचिंग तो आजकल नहीं होती है, वो गम से, ग्लू से ही फिक्स कर देते हैं। मतलब मेरे तो एक भी स्टिच नहीं था इस बारी, पिछली बार मेरे फिर भी एक स्टिच था लास्ट में। बस इस बार ही मेरा एक भी स्टिच नहीं था। जितनी देर में डॉक्टर ने उसको वापस से रीइंस्टेट किया, मतलब वापस से स्टिच करा, गम लगाया, जो भी किया, इतनी देर में, मतलब इसमें कितनी देर लगी होगी, आई थिंक 15-20 मिनट लग गए होंगे। और इसके बाद में जैसे ही सारा काम कंप्लीट हुआ, 15-20 मिनट, आधे घंटे में उन्होंने मुझे वापस भेज दिया अपने रिकवरी रूम में। मैं वापस अपने रिकवरी रूम में चली गई थी। वहाँ रिकवरी रूम में उन्होंने मुझे 2 ढाई घंटे रखा था और कोई पानी-वानी मुझे नहीं दिया था पीने के लिए। उन्होंने बोला था अभी पानी-वानी नहीं देना है। शायद से वो चेक करते हैं कि एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए वो रिकवरी रूम में रखते हैं। तो वहाँ पे ही आपके बेबी को दे दिया जाता है ताकि आप फीड वगैरह करा सकें। मेरा बेबी नहीं दिया था क्योंकि मेरे बेबी की कंडीशन थोड़ी-सी, उनको उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए एनआईसीयू में लेके गए थे उसको। नहीं तो जितने भी बेबीज़ हो रहे थे उनकी मम्मा को उनका बेबी हैंडओवर कर दिया था, ताकि हैंडओवर नहीं, मतलब उनको दे दिया गया था ताकि वो फीड-वीड करा सकें। और आपको बोला जाता है कि इसके बाद खाना नहीं खाना है, क्योंकि आप खाना खाओगे तो आपको गैस बनेगी और आपके स्टिचेज़ में प्रॉब्लम होएगी। जब तक आप गैस पास नहीं करते हो तब तक आपको खाना नहीं खाने दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यही था मेरा सी सेक्शन का 2 डिलीवरीज़ का मिक्स्ड एक्सपीरियंस। और डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टिचेस जो लगते हैं या जो कट लगता है उसमें कोई दर्द नहीं होता है, एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। बाद में हाँ, क्योंकि जब आपको चलाते हैं, जब तक आप लेटे हो तब तक ठीक है, जब आपको वॉक करना शुरू कराते हैं तब आपको दर्द होना शुरू होता है। तो वो दर्द ठीक है, 1-2 बारी जब आप चलते हो तो उसका दर्द होता है, उसके बाद वो दर्द भी खत्म हो जाता है। तो ऑफ कोर्स सर्जरी कोई भी हो तो वो पेनफुल होती ही है, बट कुछ पता नहीं लगता है इसमें। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्ट्रॉन्ग रहना और खुशी-खुशी जाओ और खुशी-खुशी आओ, और जो डॉक्टर्स की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना। तो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट आप क्या जानना चाहते हो मुझे आप कमेंट्स में बताना, ताकि मैं उसी पे वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।